let's revise time of supply topic for CA final GST. CA स्टूडेंट्स के साथ साथ CS या फिर CA में स्टूडेंट्स भी इस रिवीजन को रेफर कर सकते हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी. अब ये रिवीजन वीडियो है, इसका मेन पर्पस है कि हमारे लास्ट डे रिवीजन में ये यूज़फुल हो, तो इसलिए यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे. हम बस देखेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं, हम इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि हमें याद आ जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा था और चीज़ें रिवाइज हो जाए. तो टाइम ऑफ सप्लाई हमें पता है मोस्टली ये इनवॉइस पे डिपेंड करती है कि इनवॉइस कब इशू हुआ. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनवॉइस के रूल्स क्या है, कि इनवॉइस बिल कब बनना चाहिए, गुड्स के लिए या फिर सर्विसेज के लिए बिल कब बन जाना चाहिए. एक बार हमें ये पता चल जाए तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा. तो अगर हम गुड्स की बात करें, गुड्स के लिए इनवॉइस बनता है बिफोर या एट द टाइम, या तो पहले बन जाए या एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स. अगर गुड्स रिमूव हो रहे हैं इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, लेट से यहाँ पे एक गोडाउन है, यहाँ से किसी के कोई कस्टमर है, उसके घर पे सामान डिलीवर करना है, ठीक है, उस चीज़ के लिए मूवमेंट होगी गुड्स की, यहाँ से लेके ट्रक में जाके गुड्स जाएगा. तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, जब इस गोडाउन से निकलेगा सामान तभी बन जाना चाहिए इनवॉइस, ठीक है, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है. बट अगर गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक शॉप है, यहाँ पे कस्टमर चल के आया शॉप पे और यहाँ से एक टी शर्ट खरीद ली, कपड़े की दुकान है, तो जब भी डिलीवरी हुई या मेकिंग अवेलेबल ऑफ गुड्स इन एनी अदर केसेस, तो तब बिल बन जाना चाहिए. तो क्या बना रूल हमारा कि बिफोर या एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स या डिलीवरी ऑफ गुड्स इन एनी अदर केसेस. अगर मूवमेंट है तो हम रिमूवल पे बनाएंगे. सर्विस की बात करते हैं. सर्विस पे इनवॉइस बनना चाहिए बिफोर प्रोविजन ऑफ सर्विस, जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे पहले, या फिर आफ्टर सर्विस. यहाँ पे एक प्रोविजन है कि आफ्टर सर्विस देने के बाद भी बन सकता है. गुड्स में ऐसा नहीं था, उसमें बिफोर या एट द टाइम, यहाँ पे बिफोर या आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस. बट आफ्टर कितने दिनों तक, नॉट बियॉन्ड 30 days, 30 दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 30 दिन तक बन जाना चाहिए, ठीक है. और अगर कोई बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, उसके लिए 30 दिन की जगह 45 days बना दिया है. तो सर्विस के केस में पहले बन जाए या सर्विस देने के बाद भी चलेगा 30 दिन तक, और इन चार केसेस में 45 days. फिर आता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. देखो, इसका एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि अगर हम कोई दूध वाला होता है जो हर महीने दूध घर में सप्लाई कर रहा है, या अखबार वाला है जो रोज अखबार देके जा रहा है, बट उसकी पेमेंट हम डेली बेसिस पे तो करते नहीं, हम महीने के बाद, 15 दिन बाद, 3 महीने बाद, क्वार्टरली, मंथली, हाफ मंथली, इस तरीके से पेमेंट करते हैं. तो इसको कंटिन्यूस सप्लाई कहते हैं, कि रेगुलर सप्लाई हो रही है, पीरियोडिक सप्लाई हो रही है, और इसके इन्वॉइसेस भी ऐसे ही बनते हैं, मंथली बिल बनता है बिल का, या क्वार्टरली मिलता है, या 15 दिन का बनता है, इस हिसाब से. तो इस केस में इन्वॉइस जो बिल है कब तक बन जाना चाहिए, तो इट शुड बी बिफोर या एट द टाइम ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड, या ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड बाय सप्लायर विच एवर इज अर्लियर. यानी कि जो दूध वाला है वो अपनी स्टेटमेंट बना के भेजेगा कि इस महीने का तुम्हारा इतना बिल था, कि पहली तारीख को दूध लिया, 2 को लिया, 3 को नहीं लिया, फिर 4 को लिया, इतने लीटर तुम्हारा दूध हो गया. ये स्टेटमेंट जब भी कस्टमर को देगा तब इनवॉइस बना दे, या उससे पहले. या फिर कस्टमर ने पेमेंट पहले कर दी, स्टेटमेंट नहीं बनी, पेमेंट पहले ही कर दी और रिसीव होगी सप्लायर को, तो बन जाएगा हमारा इनवॉइस. तब तक बन जाना चाहिए, बने ना बने अलग चीज़ है, बट इट शुड बी मेड, इशूड हो जाना चाहिए इनवॉइस. सर्विसेज के केस में सबसे पहले चीज, अगर 3 महीने से ज्यादा की कोई कंटिन्यूस सर्विस हो रही है तो वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगी. 3 महीने से कम की है तो उसको नॉर्मल सर्विस मानेंगे, ठीक है. इसकी पीरियोडिक ऑब्लिगेशन है, इसका इनवॉइस कब तक बनना चाहिए. देखो, अगर सर्विस में हमें पता है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपेंट इज असर्टेनेबल, एक सप्लायर है, एक रिसिपेंट है, रिसिपेंट जो पेमेंट करेगा वो पेमेंट की ड्यू डेट हमें पता है, उस सर्विसेज में जो भी कॉन्ट्रैक्टर पता है. कैसे पता है, लेट से रेंट का एग्रीमेंट है, रेंट में ड्यू डेट मेंशन होती है कि 5 तारीख तक रेंट आ जाना चाहिए, तो ड्यू डेट असर्टेनेबल है, तो इस ड्यू डेट से तक या इससे पहले बन जाना चाहिए, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. एग्जाम्पल रेंट के केस में, ठीक है. बट बाई चांस अगर ये ड्यू डेट नहीं पता, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ड्यू डेट नहीं पता, तो जब भी रिसिपेंट पेमेंट कर दे ऑन और बिफोर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हेन ड्यू डेट इज नॉट असर्टेनेबल, इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए. या फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है किसी इवेंट से रिलेटेड है,
कहने का मतलब लेट से एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग का जब ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फिर फर्स्ट फ्लोर बनेगा, सेकंड फ्लोर बनेगा, थर्ड फ्लोर बनेगा, तो कह रखा है कि जब ग्राउंड फ्लोर पूरा हो जाएगा तब इतने परसेंट हम पेमेंट दे देंगे, फिर जब फर्स्ट बन जाएगा इतने परसेंट दे देंगे, यानी कि किसी इवेंट पे बेस्ड है। तो पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, तो इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन या बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट, जब वो इवेंट पूरा हो जाता है तब दे दो या उससे पहले दे दो। ठीक है, ये था कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। ये इनवॉइस की डेट्स हमें पता होना जरूरी है कि कब इनवॉइस बनना चाहिए, गुड्स के लिए डिफरेंट है, सर्विसेज के लिए डिफरेंट है। इसी बेसिस पे हम टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। और टाइम ऑफ सप्लाई हम क्यों निकालते हैं, ये तो बेसिक चीज पता होगी। टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का मेन रीजन ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स कब पे करे। लेट से जनवरी का मंथ है, यहाँ से लेके 1 से लेके 31 जनवरी है, यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन हुई जिसका टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे फॉल कर गया, तो इसका ड्यू डेट की पेमेंट आ जाएगी अगले महीने 20 फरवरी को। ठीक है, बट यही अगर टाइम ऑफ सप्लाई किसी तरीके से दिसंबर में आ जाता तो इसकी ड्यू डेट आती जनवरी में। तो ये इसलिए डिटरमाइन करना जरूरी है कि ड्यू डेट कौन सी बनेगी कि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। अब आते हैं हमारा मेन चैप्टर, जो हमें पढ़ना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, गुड्स के लिए डिफरेंट है, सर्विसेज के लिए डिफरेंट है। सबसे पहले हम गुड्स की बात करते हैं। गुड्स के लिए हम फॉरवर्ड चार्ज में बात करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई, फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है ये तो सबको बताइए। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज विल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जब इनवॉइस इशू हुआ, या फिर लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए। फिर से, जिस दिन इनवॉइस बना वो वाली डेट, या लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस जिस दिन तक बन जाना चाहिए। और कैसे बनेगा, ये कब तक बन जाना चाहिए, अभी हमने ऊपर देख के आया कि लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस कौन सी होती है, रिमूवल के केस में, डिलीवरी के केस में, बिफोर और एट द टाइम। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई डिपेंड करता है गुड्स में ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस बना ये लास्ट दिन तक बन जाना चाहिए, वो है हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इज नॉट ऑन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इसमें पेमेंट का कोई लेना देना नहीं। ये एक नोटिफिकेशन थी, नोटिफिकेशन 66/2017, जो कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केसेस में हम पेमेंट पे नहीं देखेंगे। अगर हमें एडवांस पेमेंट मिली है तो उस पर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा, इनवॉइस पे आएगा इन केस ऑफ गुड्स। ये नोटिफिकेशन 66/2017 कहता है। बट इसकी एक एक्सेप्शन है कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम या कॉम्पोजिशन सप्लायर, उनके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब इनके लिए हम पेमेंट भी देखेंगे। कौन से, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स एंड फॉर कॉम्पोजिशन डीलर्स, कॉम्पोजिशन सप्लायर, उनके लिए हम 3 चीजें चेक करेंगे। वैसे नॉर्मली हम 2 चीजें चेक करते हैं, इनवॉइस कब इशू हुआ और लास्ट डेट क्या थी इनवॉइस होने की, दोनों में से अर्लियर। बट अगर कॉम्पोजिशन डीलर है, एक्शनेबल क्लेम की सप्लाई हो रही है, तो 3 चीजें चेक करेंगे, इनवॉइस, लास्ट डेट और रिसिप्ट कब हुई, सप्लायर को पेमेंट कब मिली, वो देखेंगे। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन है 66/2017, इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है, सप्लाई सर्विसेज के लिए नहीं है। वो अभी हम टीओएस जब सर्विसेज का निकालेंगे तब देखेंगे। तो ये था टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इनवॉइस के बेसिस पे। सर्विस के केस में फॉरवर्ड चार्ज ही हम देख रहे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम, विद इन टाइम मतलब जो भी इनवॉइस का टाइम पीरियड था कि बिफोर सर्विस या आफ्टर सर्विस, बट विद इन 30 डेज, या कंटिन्यूस सप्लाई के जो भी टाइम है तब तक इनवॉइस इशू हो गया, तो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा इनवॉइस डेट या पेमेंट की रिसिप्ट डेट, जो भी जल्दी है। बट अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ तो इनवॉइस तो आया ही नहीं, तो इनवॉइस डेट हम नहीं कंसिडर करेंगे, रिसिप्ट डेट तो होगी ऐसी की तैसी, मतलब जैसी है वैसी। बट इनवॉइस की जगह हम कंप्लीशन डेट पे फोकस करेंगे कि सर्विस कंप्लीट कब हुई थी, प्रोविजन ऑफ सर्विस। हमने कहा इनवॉइस प्रोविजन ऑफ सर्विस के विद इन 30 डेज के अंदर भी इशू हो सकता है, बट अगर इनवॉइस इशू ही नहीं करा टाइम पे, तो जिस दिन प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गई उसी दिन को हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब बहुत जगह मैंने पेमेंट की रिसिप्ट की बात करी है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट कौन सी होती है, 2 डेट्स हो सकती है, उसमें से हमें कौन सी लेनी है। देखो, रिसिप्ट डेट मींस अर्लियर ऑफ बुक एंट्री या क्रेडिट टू बैंक।
देखो यहाँ पे एक सप्लायर है, यहाँ पे एक रिसिपेंट है। रिसिपेंट ने सप्लायर को पेमेंट करी, लेट्स से 1 लाख रुपए की पेमेंट करी ऑन 1 जून, ठीक है। सप्लायर को चेक दे दिया, सप्लायर ने अपनी बुक्स में क्या करा, बुक में एंट्री कर दी कि इससे रिसिप्ट हुआ है चेक। कब करा, 1 जून को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी। बट चेक जब डिपॉजिट करा ये क्लियर हुआ जाके 3 जून को इसके बैंक अकाउंट में पैसा आया। तो रिसिप्ट की पेमेंट का डेट मानी जाएगी ये या फिर ये, विच एवर इज अर्लियर, चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट चाहे बैंक जो भी पहले हो जाए। तो बुक्स ऑफ एंट्री या क्रेडिट टू बैंक विच एवर इज अर्लियर, जब भी पेमेंट रिसीव करी है सप्लायर ने, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि इनवॉइस कब तक बन जाना चाहिए, गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में। फिर इनवॉइस देखा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में। फिर हमने देखा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ क्या होगा गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए अंडर फॉरवर्ड चार्ज। सर्विसेज के लिए हमने देखा कि टाइम पे इशू हुआ इनवॉइस, नहीं हुआ इनवॉइस। फिर अगर टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर अबव, तब डेट व्हेन रिसिपेंट शोज रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स। अगर सर्विस के केस में ऊपर दिए गए दोनों तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई पता नहीं चल रहा, कि हमें नहीं पता चल रहा कि इनवॉइस कब बना, पेमेंट कब रिसीव हुई, कंप्लीट कब हुआ सर्विस, तो इस केस में जो रिसिपेंट है वो अपनी बुक में जब एंट्री दिखा देगा कि मैंने रिसीव कर ली सर्विसेज, तो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा सप्लायर के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल टीचिंग सर्विस का एग्जाम्पल लेते हैं। एक अकेडमी है वी स्मार्ट अकेडमी। अब सबको पता है एक विशाल सर की अकेडमी है, मैंने भी विशाल सर से पढ़ा है, तो उन्हीं के एग्जाम्पल यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, सो नो इश्यूज। वी स्मार्ट अकेडमी फैकल्टीज हायर करते हैं, उनकी फैकल्टीज है, सर अपना एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फैकल्टी अपने सब्जेक्ट पढ़ाती है, ओके। अब 31 मार्च का टाइम आ गया, बट अभी तक ये जो बैच चल रहा था इस फैकल्टी का अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 2-3 महीने और लगेंगे, मार्च के बाद जून, लेट्स से अप्रैल मई में कंप्लीट होगा बैच, बट अभी तक ईयर एंड तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब कंप्लीट नहीं हुआ, सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस के लिए हमने इनवॉइस देखा, इट शुड बी इशूड बिफोर या आफ्टर विद इन 30 डेज। तो अभी तक इनवॉइस भी नहीं बना इसका, पेमेंट भी नहीं रिसीव करी इस फैकल्टी ने अभी तक, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई तो किसी बेसिस से भी नहीं आया, ना इनवॉइस बना, ना पेमेंट हुई, ना कंप्लीट हुआ। बट वी स्मार्ट अकेडमी ने क्या करा, 31 मार्च को एक प्रोविजन बना दिया 10 लाख रुपए का, एक प्रोपोर्शनल अमाउंट करके अकेडमी ने क्या करा, जो रिसिपेंट है सर्विसेज का, ये सप्लायर है ये रिसिपेंट है, प्रोविजन बना दिया अपनी बुक्स में कि मेरे को इतनी पेमेंट करनी है। अब जैसे ही रिसिपेंट ने ये प्रोविजन बनाया, टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट हो जाएगा और ये फैकल्टी सप्लायर के पास टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, तो इनको अब 31 मार्च की पेमेंट अब 20 अप्रैल को करनी होगी ड्यू डेट पे, ठीक है। ना इनवॉइस बना, ना पेमेंट हुई, ना कंप्लीट हुआ, बट स्टिल रिसिपेंट ने अपने बुक्स में शो कर दी एंट्री, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई ऊपर से नहीं पता चल रहा था, रिसिपेंट ने शो करी, उसके बेसिस पे हम टाइम ऑफ सप्लाई बना देंगे, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई आ गया 31 मार्च और इसकी फिर नेक्स्ट ड्यू डेट पे हम पेमेंट कर देंगे 20 अप्रैल को। तो आई होप ये चीज़ें समझ आई होगी। गुड्स के केस में हम पेमेंट नहीं देखते, सर्विसेज केस में हम पेमेंट पे फोकस रखते हैं कि रिसिप्ट कब हो रही है। तो एक एनालिसिस कर लेते हैं, अगर गुड्स का एडवांस है तो नो टाइम ऑफ सप्लाई बिकॉज इट इज इनवॉइस बेस्ड, अगर गुड्स के लिए हमें एडवांस में पेमेंट मिल रही है। बट सर्विसेज का एडवांस है तो येस टाइम ऑफ सप्लाई ऑन रिसिप्ट बेसिस। देखो ऐसा हो सकता है कि जनवरी फरवरी में सर्विसेज चल रही है, ठीक है, एक सप्लायर है एक रिसिपेंट है, रिसिपेंट ने जनवरी में लेट से 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, तो इस 1 लाख पे जीएसटी जनवरी में ही अट्रैक्ट हो जाएगा इसका टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस पे। बट अगर ये गुड्स होते तो इस पे नहीं होता, जब फाइनल पेमेंट होती तब भी नहीं होता, ये इनवॉइस बेस्ड होता गुड्स के केस में। तो ये था फॉर फॉरवर्ड चार्ज। अब देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज में क्या होगा दोनों गुड्स और सर्विसेज के लिए। देखो रिवर्स चार्ज में होता क्या है, सप्लायर ने रिसिपेंट को सामान बेचा, बट यहाँ पे जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी रिसिपेंट की है। रिसिपेंट अगर 1 लाख रुपए सप्लायर को देगा गुड्स के, तो इसका जो 18% 18,000 का जीएसटी है रिसिपेंट अपनी खुद से गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है रिसिपेंट की, सप्लायर की नहीं है जीएसटी पे करने की, ठीक है। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, गुड्स के केस में 3 चीजों में विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, 3 डेट में से जो भी पहले हो जाए। कौन सी, जब गुड्स रिसीव हुए, रिसिपेंट ने जब गुड्स को रिसिप्ट कर लिया,
ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, जब रिसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट करी। यहां पे हम सप्लायर की रिसिप्ट नहीं देख रहे कि सप्लायर को मिला नहीं मिला, उससे हमें मतलब नहीं। फॉरवर्ड चार्ज में हम देखते थे सप्लायर को मिला कि नहीं, क्योंकि सप्लायर ने गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दी। सप्लायर को जब मर्जी मिले, हमें लेना देना नहीं, क्योंकि रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दी। तो अगर सप्लायर को पेमेंट कर सकते हैं तो गवर्नमेंट को भी करे, टाइम ऑफ सप्लाई हम निकालेंगे। तो डेट ऑफ पेमेंट बाय द रिसिपिएंट मींस पेमेंट बाय रिसिपिएंट। और इसमें भी हम यही देखेंगे, बुक एंट्री जब सब रिसिपिएंट कर दे अपनी बुक्स में, या उसकी बुक से डेबिट हो जाए। सप्लायर की बुक में तो क्रेडिट हो रहा था क्योंकि इसको रिसीव हो रहा है, बट रिसिपिएंट तो डेबिट करेगा, उसके बैंक से जा रहा है। तो दोनों में से जो भी डेट अर्लियर है वो बन जाती है हमारी डेट ऑफ पेमेंट। या फिर 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। अब सप्लायर ने जो रिसिपिएंट को इनवॉइस दिया, उस इनवॉइस से 31वें दिन वो आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इन तीनों में से विचएवर इज अर्लियर। 31st डे मतलब डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 डेज ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन इनवॉइस बना, लेट से 4 जून को इनवॉइस बना, 4 जून से नेक्स्ट 30 डेज आता है 4th ऑफ जुलाई, तो 31st डे हो जाएगा 5th जुलाई, 31वें दिन। ठीक है, तो तीनों में से जो भी अर्लियर है वो बन जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। सर्विसेज के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, सर्विसेज के लिए भी डेट ऑफ पेमेंट हम चेक करेंगे, जो हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि रिसिपिएंट ने जब पे करा तब, और वही बुक एंट्री या डेबिट विच एवर इज अर्लियर। 31वें दिन की जगह 61st डे ले लेंगे इनवॉइस से। इनवॉइस का 61st डे, यानी कि 60 डेज इमीडिएटली आफ्टर इनवॉइस, मतलब इनवॉइस से 60 दिन करो और 61st डे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। 60 दिन गिरने और उससे अगले दिन आ जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। या फिर ये थर्ड पॉइंट नया है, यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ गुड्स या रिसिप्ट ऑफ सर्विस की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय रिसिपिएंट इफ द सप्लायर इज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखो, रिवर्स चार्ज में होता क्या है, एक सप्लायर है एक रिसिपिएंट है। लेट से सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अगर सप्लायर ने अपना इनवॉइस दे दिया, अगर ये रजिस्टर्ड है तो अच्छी बात है, इस इनवॉइस से 61 दिन गिन लो। बट अगर सप्लायर ने इनवॉइस दिया ही नहीं, तो रिसिपिएंट अपना एक सेल्फ इनवॉइस बनाएगा, और जिस दिन ये सेल्फ इनवॉइस बना उसी दिन की डेट, उस इनवॉइस से कोई दिन नहीं गिनने, रिसिपिएंट के इनवॉइस से कोई दिन नहीं गिनने, वहां पे जिस दिन उसने बनाया उसी दिन की हमारी बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। और तीनों का विच एवर इज अर्लियर इज टाइम ऑफ सप्लाई। ये तीनों के लिए है, ऐसा नहीं कि ऊपर दो के लिए है, ये तीनों के लिए विच एवर इज अर्लियर है। ठीक है, यहाँ पे भी विच एवर इज अर्लियर, हर जगह टाइम ऑफ सप्लाई में विच एवर इज अर्लियर ही है, बट हमें देखने की किसका अर्लियर। गुड्स के केस में रिसिप्ट हो गई, पेमेंट हो गई 31वां दिन, यहाँ पे पेमेंट हो गई 61st डे और डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ रिसिपिएंट। अब बाय चांस ऊपर दिए गए तीनों चीजों से हमें नहीं पता चल रही टाइम ऑफ सप्लाई, इफ ABC ऊपर नॉट अवेलेबल, देन डेट ऑफ जर्नल एंट्री ऑफ गुड्स या सर्विसेज इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, दैट इज डेट ऑन विच गुड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट। यानी कि जब भी रिसिपिएंट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा कि मेरे को सर्विसेज या गुड्स मिल गए हैं, वो दिन बन जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पे, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन, RCM एप्लीकेबल है, बट अभी तक रिसिप्ट ऑफ गुड्स नहीं हुए, चाहे गुड्स या सर्विसेज है, पेमेंट नहीं हुई, इनवॉइस नहीं बना, तो हम ऊपर दिए गए चाहे गुड्स हो सर्विसेज हो किसी भी तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल सकते। हाउएवर रजिस्टर्ड पर्सन जो अपना रिसिपिएंट है, मेड प्रोविजन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो हमने पहले एग्जांपल देखा था वैसे ही 31 मार्च को, तो उसी दिन को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। बस इतनी सी चीज़ें हैं टाइम ऑफ सप्लाई में, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसी को बार बार हमें पढ़ना होगा, क्योंकि ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, एग्जाम में याद होनी डिफिकल्ट आ जाती है कि कब था, किसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई रिसिप्ट पे था, पेमेंट पे था, 31st डे, 61 डे, इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ नहीं हुआ सर्विस के केस में, गुड्स के केस में हमें पेमेंट नहीं देखनी, सिर्फ इनवॉइस देखना है, फिर इनवॉइस इशू करने की डेट्स क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई में।
बस अब छोटी छोटी चीज़ें बची है, मोस्टली हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है, बस लास्ट की कुछ चीज़ें बची है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। लेट्स सी, अगर पेमेंट अप टू 1000 इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस मिले तो क्या करेंगे? देखो, एक सप्लायर है, उसने अपने रिसिपिएंट को इनवॉइस दिया, लेट्स से 5000 का, बट रिसिपिएंट ने 5000 की जगह 5500 पे कर दिए, ठीक है, या 6000 पे कर दिए। यानी कि अगर 1000 रुपये तक एक्स्ट्रा रिसिपिएंट पे कर दे, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई उस 1000 रुपीज की या जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करा है, सप्लायर के पास ऑप्शन है कि जब उस अमाउंट से रिलेटेड नेक्स्ट बिल बनाएगा तब उसको टाइम ऑफ सप्लाई है व्हेन नेक्स्ट इनवॉइस इज इशूड। ये ऐसा नॉर्मली होता कब है? ये होता है लेट्स से टेलीकॉम के केसेस में, जब बिल आता है, रिचार्ज वाला नहीं, जो पोस्ट पेड होता है, प्रीपेड नहीं पोस्ट पेड, जब जिसका बिल आता है, लेट्स से बिल आया 4543 का, कस्टमर ने क्या करा कि 4543 की जगह कहा कि सीधा 5000 रुपये पे कर दिया राउंड फिगर। अब बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो भी अमाउंट है, उसका बिल, ये अगर जनवरी का था तो फरवरी के बिल में वो एक्स्ट्रा एडजस्ट हो सकता है, ये सप्लायर की मर्जी है। इससे होता क्या है कि थोड़ा सा इजी हो जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती। बस इतना याद रखना, अगर 1000 रुपये तक का है, अगर 1000 से ज़्यादा है तो उसी महीने में एडजस्ट करो। अगर 4500 की जगह इसने लेट से 5000 की जगह 6000 रुपये जमा करा दिया, ये तो 1000 से ज़्यादा है, तो उसी महीने में टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा जिस महीने में जमा कराया। बट अगर 1000 तक है तो ऑप्शन है सप्लायर के पास कि जब नेक्स्ट इशू होगा इनवॉइस तब एडजस्ट कर ले, ठीक है। वाउचर्स हमारा सिलेबस से हट चुका है क्योंकि वाउचर्स के प्रोविजंस हट गए। इसको लास्ट में मैं एक चीज़ इसके बारे में बताऊंगा, एक सर्कुलर है कि क्यों हटा, ये क्या रीजंस है, वो एक बार हम पढ़ेंगे लास्ट में 5-10 मिनट लगा के। फिर एक रेजिडुअल केस है या एनी अदर केस, अगर हमें टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता चल पा रहा किसी भी तरीके से, तो जब भी हम रिटर्न फाइल करेंगे तो उस दिन डेट ऑफ रिटर्न को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। रिटर्न मतलब जो ड्यू डेट होती है रिटर्न की, वो टाइम ऑफ सप्लाई। या फिर किसी और केस में अगर रिटर्न नहीं फाइल होती, जिस दिन टैक्स पेमेंट करे उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? जब इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन सच इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टीज रिसीव बाय सप्लायर। इंटरेस्ट हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में सीखा है कि जब भी सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि रिसिपिएंट ने, सप्लायर ने कहा कि मेरे को 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दे वरना मैं 2% का इंटरेस्ट लगाऊंगा लेट पेमेंट पे, तो अगर लेट पेमेंट जिस महीने पे मिलेगी उसी दिन हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा, सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। और अगर इंटरेस्ट वेव ऑफ हो गया तो, वेव ऑफ हो गया तो वैल्यू ही नहीं है, तो नो टाइम ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पे गुड्स बेचे और इनवॉइस उसका इशू हो गया 6 जून को, तो गुड्स के लिए तो इनवॉइस, गुड्स के लिए हमने देखा था टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। तो 6 जून को टाइम ऑफ सप्लाई आ गया गुड्स का, बट जब पेमेंट हुई उस पर इंटरेस्ट भी पे करा गया 15 जुलाई को, तो उस इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई 15 जुलाई आएगा जब हमने इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ, हमें मतलब सप्लायर को, ठीक है। फिर देखते हैं एक स्पेशल केस, दिस इज अ स्पेशल एंट्री, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। वो भी हर तरीके के एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं, व्हेन सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, और ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के लिए वैलिड है, नॉट फॉर गुड्स। देखो एक स्पेशल केस है, क्या कहता है ये, टाइम ऑफ सप्लाई अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में डीलिंग हो रही है और उसमें जो सप्लायर है वो आउटसाइड इंडिया है और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है गुड्स की नहीं, तो ये प्रोविजन लगेगा। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या कहता है, इट विल बी डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। देखो ऊपर हमने सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था, सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या कहते हैं, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया तो इनवॉइस डेट या रिसिप्ट डेट, टाइम पे नहीं हुआ तो कंप्लीशन डेट या रिसिप्ट डेट, और अगर नहीं पता तो जिस दिन रिसिपिएंट अपनी बुक्स में शो कर दे, ठीक है। आरसीएम भी हमने चेक करा, आरसीएम में डेट ऑफ पेमेंट 61 डेज इनवॉइस या डेट ऑफ रिसिपिएंट इनवॉइस। बट अब ये एक स्पेशल केस आया है फॉर सर्विसेज जहाँ पे सप्लायर आउटसाइड इंडिया है और रिसिपिएंट इंडिया में है, सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इन इंडिया।
तो ये केस एक तो सबसे पहली बात आरसीएम में फॉलो करेगा, क्योंकि सप्लायर इंडिया के बाहर है, इसको तो हम कहेंगे नहीं कि जीएसटी में रजिस्टर और जीएसटी के कंप्लायंस कर, तो रिसिपेंट को ही हमें पकड़ना पड़ेगा और ये आरसीएम में टैक्स पे करेगा। तो एक चीज तो क्लैरिफाई हुई, यहाँ पे आरसीएम वाले प्रोविजन फॉलो होने चाहिए थे बट नहीं हो रहे, क्योंकि ये और ये एई है, यानी कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज, कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अगर आरसीएम फॉलो होता तो हम डेट ऑफ पेमेंट 61st डे या फिर रिसिपेंट के इनवॉइस पे हम टाइम ऑफ सप्लाई निकाल देते विच एवर इज अर्लियर, और अगर नहीं पता चल पा रही तो जब भी रिसिपेंट अपनी बुक्स में एंट्री कर देगा तब। बट इतना कुछ हमें देखना ही नहीं, सीधा बोल दिया जब रिसिपेंट ने बुक में एंट्री करी या जब पेमेंट हुई, दोनों का अर्लियर ले लो। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनवॉइस को ये पकड़ ही नहीं रहे कि 61 डेज फ्रॉम इनवॉइस या रिसिपेंट का इनवॉइस, कुछ नहीं लेना, बस पेमेंट मिली या रिसिपेंट ने जब अपनी बुक्स में डाला तब डाल दो विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक सप्लायर है पीक्यूआर, यूएसए का है, एक्सवाईजेड इंडिया का है। तो सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसिपेंट इंडिया का, बट दोनों नॉट एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड नहीं है। इस केस में क्या होगा, आरसीएम लगेगा। अब आप आरसीएम के रूल्स फॉलो कर लो कि डेट ऑफ पेमेंट ले लो, ठीक है, फिर 61st डे ले लो सप्लायर के इनवॉइस से। अब सप्लायर तो बाहर का हो सकता है, इनवॉइस ना इशू करे, ठीक है, अगर करे तो 61 डेज ले लो, या रिसिपेंट सेल्फ इनवॉइस बना दे विच एवर इज अर्लियर। नहीं पता चल पा रहा तो रिसिपेंट अपनी बुक में एंट्री कर दे। बट एक और एंटिटी है जो एसोसिएटेड है XYZ से, ABC यूके की एंटिटी है, एसोसिएटेड है, यहाँ पे आरसीएम पे टैक्स तो आएगा बट टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम पे नहीं आएगा। उसके लिए एबीसी फॉलो करेगी दिस प्रोविजंस ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज। और ये प्रोविजन क्या कहता है, जब ये रिसिपेंट अपनी बुक्स में डाल दे एंट्री या पेमेंट कर दे, दोनों में से जो अर्लियर हो जाए। अब हो सकता है ये एसोसिएटेड है, कभी ये पेमेंट करे ही ना, बट एंट्री तो करनी जरूरी है, एंट्री तो करेगा तभी तो रिकॉर्ड्स में आएगा और तब मान लेंगे हम इसको टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये चीज एक स्पेशल है, इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑन गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। देखो होता क्या है, सप्लायर ने रिसिपेंट को गुड्स भेज दिए, कहा कि तू गुड्स ले ले, अच्छे लगे तो रख लियो, अप्रूव कर दियो, नहीं तो वापस कर दियो। ठीक है, तो इस केस में इनवॉइस कब तक बन जाना चाहिए, ऐसे अप्रूवल बेसिस पे या रिटर्न बेसिस पे, क्योंकि अभी तक सेल पूरी नहीं हुई, सप्लाई पूरा नहीं हुआ, इसलिए कहा अच्छे लगे तो रख लियो, नहीं तो वापस कर दियो। तो इनवॉइस बनना चाहिए बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई हो जाए। सप्लाई कब होगी, जब रिसिपेंट अप्रूवल दे देगा कि हाँ मेरे को तेरे गुड्स पसंद आए, तो तब तक जब वो अप्रूवल दे देगा तब, या फिर उससे पहले इनवॉइस बना दो। बट हो सकता है ये 12 महीने तक अप्रूवल ही ना दे, हो सकता है 2 साल तक अप्रूवल ना दे, तो कब तक गवर्नमेंट वेट करेगी। गवर्नमेंट ने कहा भी अप्रूवल देना है तो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स तक दे दे, वरना सामान वापस कर। तो या फिर और इनवॉइस बन जाए 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जब भी सप्लायर ने अपने गुड्स को रिमूव करा अपनी फैक्ट्री से, अपने गोडाउन से, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर इनवॉइस बन जाए। तो या तो अप्रूवल हो गया तो अप्रूवल वाले दिन या उससे पहले, अप्रूवल नहीं हुआ तो 6 महीने तो मैक्सिमम है, तब तक बन ही जाना चाहिए इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जनवरी में गुड्स हमने बेचे, बेचे नहीं मतलब अप्रूवल के लिए सेंड करे, ठीक है, तो जनवरी से 6 मंथ्स यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर कहीं पे अप्रूवल आ गया, लेट्स से यहाँ पे मार्च में अप्रूवल मिल गया, तो इस दिन इनवॉइस बन जाएगा। बट अगर मार्च में अप्रूवल नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला, तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक इनवॉइस बन जाना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर, जो भी पहले हो जाए वहाँ पे इनवॉइस बन जाए। अप्रूवल हो सकता है जुलाई के बाद अगस्त में आया, बट नहीं, अब तो 6 महीने बीत गए, यहाँ पे इनवॉइस बन जाना चाहिए। ठीक है, इसमें अब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, क्योंकि अभी तो हमने इनवॉइस देखा। तो देखो टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इनवॉइस हो जाएगी अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू हो गया। इनवॉइस विद इन टाइम मतलब अगर 6 महीने तक करना था कर दिया, या जिस दिन बिफोर और एट द टाइम ऑफ अप्रूवल करना था समय पे कर दिया, जो भी वैलिड था, इनवॉइस हमने इशू कर दिया। बट अगर टाइम पे नहीं करा तो 2 केसेस आते हैं। एक तो एक्सेप्टेंस हो गई, रिसिपेंट ने एक्सेप्ट कर लिया 6 महीने से पहले पहले,
बट इनवॉइस नहीं बना ऑन और बिफोर एक्सेप्टेंस, तो जिस दिन एक्सेप्ट करा उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, क्योंकि अब तक तो इनवॉइस बन जाना चाहिए था ना, बट बना नहीं, तो क्या हुआ, टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। बट एक्सेप्टेंस नहीं दी, 6 महीने बीत गए और इनवॉइस भी नहीं बना 6 महीने तक, तो लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या थी, 6 महीने, तो 6 महीने तक इनवॉइस तो बन जाना चाहिए था, इनवॉइस नहीं बनाया तो इसी दिन को हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत ही सिंपल रूल है, एक बार पढ़ोगे लॉजिक है, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में 2 सर्कुलर्स हमें पढ़ने हैं और उसके बाद एक सेक्शन है, वो करके हमारा ये सेक्शन चैप्टर खत्म होगा। पहले सर्कुलर पढ़ते हैं। सबसे पहला सर्कुलर डील करता है विद NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये डील करता है विद कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड मेंटेनेंस इन HAM मॉडल, हैम मॉडल। HAM की फुल फॉर्म है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये होता क्या है इसको हम बाद में समझते हैं, बट पहले प्रोविजन समझते हैं कि क्लैरिफिकेशन क्या रहे। देखो, ये जो भी मॉडल है इसमें एक प्रोजेक्ट होता है कि NHAI अपने सप्लायर्स को कहती है, जो भी रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कि तुम रोड बनाओ भी और उसको मेंटेन भी करो। होता है ना कि रोड का कंस्ट्रक्शन करो, फिर उसको मेंटेन करो, ऑपरेट करो, उस पर टोल बूथ बनाओ, टोल कलेक्ट करो, पूरी उसकी मेंटेनेंस भी करो। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि ये 3 महीने से ज़्यादा होता है। कंटिन्यूस सप्लाई 3 महीने का होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि ये जनरली 15 से 17 साल 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कंटिन्यूस सप्लाई में हमने इनवॉइस देखा था, या तो हमें पेमेंट की ड्यू डेट पता है तो ऑन और बिफोर दैट ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट नहीं पता तो ऑन और बिफोर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, या इवेंट है तो ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट। तो यहाँ पे भी इनवॉइस बनता है या तो इवेंट बेस्ड या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बेस्ड। तो अगर हमने इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया तो इनवॉइस वाली डेट ले लेंगे, या जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई वो वाली डेट ले लेंगे, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इनवॉइस टाइम पे हुआ, यही रूल था, हमने इनवॉइस पे देखा था सप्लाई में कि अगर इनवॉइस टाइम पे इशू होता है तो इनवॉइस या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लेते हैं। बट मेन अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कहाँ पे आई है, अभी तक तो कोई क्लैरिफिकेशन थी नहीं, अब क्लैरिफिकेशन आई है इस पॉइंट पे, व्हेन इनवॉइस इज नॉट इशूड इन टाइम, दैट इज ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट या कंप्लीशन ऑफ इवेंट तक इनवॉइस नहीं बना। तो हमने देखा था अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं होता, मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार, देखो, इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाती है कंप्लीशन डेट, जब प्रोजेक्ट या जब सर्विस कंप्लीट हो गई या जब पेमेंट रिसीव हुई। ठीक है, कंप्लीट हो गई या जब पेमेंट रिसीव हुई। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 15-17 साल का है, क्या टाइम ऑफ सप्लाई के लिए गवर्नमेंट 15 साल वेट करेगी कि कंप्लीट हो जाए सर्विस? तो इसलिए यहाँ पे क्लैरिफाई करा कि अगर इशू नहीं हुआ इनवॉइस, तो जो कंप्लीशन डेट है या प्रोविजन ऑफ सर्विस डेट है उसको हम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मान लेंगे। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर लेते थे, बट प्रोविजन ऑफ सर्विस को हम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मान लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो होगा ना कि इस दिन तक या इस इवेंट तक ड्यू डेट हो जाएगी हमारी, बट इनवॉइस नहीं बना। इनवॉइस नहीं बना तो जनरल रूल कहता है कि जिस दिन सर्विस कंप्लीट हो गई या जिस दिन पेमेंट मिल गई विच एवर इज अर्लियर। अब इस बंदे ने पेमेंट नहीं करी, सर्विस कंप्लीट होगी 15-17 साल बाद, तो क्या गवर्नमेंट रुकेगी? क्योंकि NHAI तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को तो GST कब मिलेगा? जब 15-17 साल बाद। इसलिए कह दिया कि जो भी ड्यू डेट है कॉन्ट्रैक्ट पे उसी को बनेगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसको एक बार मैं और तरीके से समझाता हूँ, यहाँ पे एक नोट मैंने बना रखा है, हैम मॉडल हाइब्रिड एन्युटी मोड मॉडल क्या कहता है। देखो, एक सप्लायर है, एक या कॉन्ट्रैक्टर कह लो, या इसको एक और नाम से कहा जाता है कंसेशनरी, और रिसिपेंट है अपनी गवर्नमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट क्या है कि तुम रोड का डिजाइन बनाओ, उसको बिल्ड करो, उसको ऑपरेट करो, और फिर 15-17 साल बाद ट्रांसफर कर दो NHAI के नाम पे, यानी कि गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो। मतलब कंस्ट्रक्ट भी करना है, ऑपरेट भी करना है, मेंटेन भी करना है हाईवे को। ठीक है, अब ये छोटा मोटा काम तो है नहीं, 15-20-25 साल चलता है। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ कॉम मतलब कंस्ट्रक्ट ऑपरेट मेंटेन का एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है।
इसको हम अलग अलग स्प्लिट नहीं कर सकते कि कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, ऑपरेशन मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, इसको अलग अलग नहीं कर सकते, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बातें हो रही है। और जो पेमेंट कर रहे हैं हम सप्लायर को, गवर्नमेंट पेमेंट को भी करेगी सप्लायर को, वो भी स्प्रेड है ओवर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसको हम एलोकेट नहीं कर सकते कि कंस्ट्रक्शन की पेमेंट इतनी गई, ऑपरेट एंड मेंटेनेंस की इतनी गई, तो जब कंस्ट्रक्शन का इवेंट हुआ या ऑपरेट मेंटेनेंस का इवेंट हुआ उसके बेसिस में, मतलब कुछ अलग अलग नहीं कर सकते, एक ही सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है। और इसकी एक खास बात जो क्लैरिफाई करी गवर्नमेंट ने, कि जो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जो हम चेक करते हैं कि अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ इनवॉइस, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस जब प्रोविजन कंप्लीट हो जाती है तब लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, उसको डीम करेंगे एज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, ताकि जीएसटी का फ्लो ना रुके और टाइम ऑफ सप्लाई उसी वक्त आ जाए, 15-17 साल बाद ना आए, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट का है, क्लैरिफिकेशन क्यों आई इस पॉइंट की वजह से, नहीं तो वो प्रोविजन ऑफ सर्विस आता 10, 15, 20, 25 साल बाद, तो वो ऐसे आ जाएगा महीने बाद या क्वार्टरली, जो भी ड्यू डेट है पेमेंट की, या जब पेमेंट कर दी, विच एवर इज अर्लियर। तो ये थी एक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टू NHAI, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। दूसरी क्लैरिफिकेशन है विद रिगार्ड्स टू टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम में जो स्पेक्ट्रम राइट्स होते हैं उससे रिलेटेड, इसको भी समझ लेते हैं, छोटी सी है। देखो, गवर्नमेंट सप्लायर है यहाँ पे और जियो रिसिपेंट है। गवर्नमेंट ने अपना स्पेक्ट्रम का राइट्स लाइसेंस दिया है, तो सर्विस दी है एलोकेशन ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट सर्विस दे रही है जियो को। यहाँ पे आरसीएम लगेगा, गवर्नमेंट खुद टैक्स नहीं पे करेगी, जियो को आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 3 मंथ्स का होता है मोस्टली, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि कब तक स्पेक्ट्रम चलेगा ये भी मतलब लंबे टाइम का चीज है। अब बात आती है इसकी पेमेंट। अब ऐसा हो सकता है जो जियो है इसने पूरी की पूरी पेमेंट फुल अपफ्रंट कर दी, अभी के अभी पूरी पेमेंट कर दी, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई आएगा जो भी ड्यू डेट थी, पेमेंट ड्यू डेट या एक्चुअल पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, यानी कि जिस दिन पेमेंट करी है जो ड्यू डेट थी, लेट्स से ड्यू डेट थी 10th ऑफ जनवरी, बट इसने पेमेंट करी 15 जनवरी को, तो 10 जनवरी को आ गई हमारी टाइम ऑफ सप्लाई, बट उससे पहले कर दी, यानी कि पेमेंट बेस्ड है। आरसीएम में हम क्या देखते हैं, आरसीएम में हम वैसे तो देखते थे कि जिस दिन पेमेंट मिल जाए, या 61 डेज फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, या रिसिपेंट के इनवॉइस की डेट, बट ऐसा कुछ नहीं देखना, यही क्लैरिफिकेशन कह रही है कि अगर पूरी पेमेंट कर दी तो पेमेंट या ड्यू डेट पे दे दो, विच एवर इज अर्लियर। बट अगर डेफर्ड पेमेंट कर रहे हैं ईएमआई पे, तब भी ड्यू डेट या पेड विच एवर इज अर्लियर देखना है, कि ड्यू डेट क्या थी ईएमआई की और किस दिन पे करी, दोनों में से अर्लियर क्या है तभी देखना है, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हमें पता चली जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नोन, तो इनवॉइस ऑन और बिफोर ड्यू डेट बन जाएगा या बनना चाहिए जो भी है, बट ड्यू डेट या पेड के डेट में हम देखेंगे विच एवर इज अर्लियर, आरसीएम का यहाँ पे रूल फॉलो नहीं करेंगे। तो ये था क्लैरिफिकेशन इससे रिलेटेड, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, विच इज सेक्शन 14, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, जिसको सर्ट के नाम से जाते हैं, CIRT, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो होता क्या है बहुत बार कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसकी हमने सप्लाई करी, ठीक है, फिर किसी डेट पे इनवॉइस बना, किसी डेट पे पेमेंट हुई, कहीं पे गुड्स पार्शियल गए, कहीं पे फुल गुड्स गए, कुछ भी हुआ, और बीच में कहीं पे उन गुड्स या सर्विसेज पे जीएसटी का रेट चेंज हो गया, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, एक एक करके देखते हैं, बहुत ही आसान है। लेट्स सी, इसको मैं दो तरीके से कंसेप्ट को बताऊंगा, जो भी तरीका आपको पसंद है उससे आप इसको याद कर सकते हो, मेन है कि हमें एग्जाम में पता हो कि किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से मैं समझाऊंगा, दिस इज अपना फर्स्ट मेथड। देखो, इन केस वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज इज बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, क्या कह रहे हैं, एक टाइमलाइन ली हमने और यहाँ पे कहीं पे रेट का चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं रेट चेंज हो गया, अलग अलग टाइमलाइन है, रेट का चेंज हो गया,
बट जो हमारी सप्लाई है वो हुई बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। जब रेट चेंज हुआ उससे पहले सप्लाई हो गई, उससे पहले सप्लाई हो गई, हर केस में सप्लाई पहले हो गई। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई पता क्या होगा? इफ सप्लाई इज बिफोर सर्ट देन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी इनवॉइस या फिर पेमेंट रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। यानी कि जब बिल बना या पेमेंट मिली उनमें से कुछ भी पहले हो जाए। देखो सप्लाई पहले हुई बट इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर आई हो जाएगी हमारी, ये यहाँ पे जो हाईलाइट कर रखे हैं दिस इज अपना टाइम ऑफ सप्लाई, दोनों में से जो पहले हो जाए। सप्लाई पहले हुई तो दोनों में से जो पहले हो जाए, भले ही अपना इनवॉइस या रिसिप्ट बाद में आ रही है बट जो पहले आए वो हो जाएगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। सिमिलरली चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है बट इधर डिफरेंस क्या है, इधर सप्लाई पहले है और इनवॉइस भी रेट से पहले बना है। ऊपर वाले केसेस में इनवॉइस और रिसिप्ट रेट चेंज होने के बाद था, बट यहाँ पे हमने देखा टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेंगे, इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे भी सिचुएशन वही है कि इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, बट हुआ क्या कि इनवॉइस रेट चेंज होने से पहले मिला बना और रिसिप्ट बाद में हुआ, तो पुराना रेट लग जाएगा, ओल्ड रेट लगेगा इनवॉइस वाला, विच एवर इज अर्लियर दोनों से करे। यहाँ पे रिसिप्ट पहले होगी पेमेंट बट इनवॉइस बाद में बना, तो यहाँ पे भी ओल्ड रेट लगेगा रेट चेंज होने से पहले, क्योंकि दोनों में से अर्लियर कब हुआ, रिसिप्ट अर्लियर हुई है, तो यहाँ का टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर सप्लाई रेट चेंज होने से पहले है तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारा आएगा इनवॉइस या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। बट अब सिचुएशन आती है टाइम ऑफ सप्लाई इज आफ्टर सर्ट। ये सेकंड मेथड नहीं है, ये फर्स्ट मेथड का ही दो पार्ट्स है और सेकंड के भी दो पार्ट्स है, क्योंकि दो बार हमें देखना है। तो इन केस वेयर सप्लाई इज आफ्टर सर्ट, तो देखो सेम टाइमलाइंस है, यहाँ पे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ बट जो सप्लाई है वो रेट चेंज होने के बाद हो रही है। ये देखो सप्लाई रेट चेंज होने के बाद हो रही है। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा, लेट्स सी। If supply is after change in rate of tax, then time of supply will be invoice और receipt जो भी बाद में हुआ, invoice या receipt जो भी later हुआ, later। अभी तक हमने हर जगह invoice और receipt whichever is earlier कर रहे थे, यहाँ पे पहली बार आया है कि later की बात कर रहे हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई होगा इनवॉइस या रिसिप्ट व्हिचएवर इज लेटर अगर सप्लाई आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे रेट चेंज हुआ, यहाँ पे सप्लाई हुई आफ्टर रेट चेंज, तो इधर इनवॉइस बना, इधर रिसिप्ट आई, तो व्हिचएवर इज लेटर इनवॉइस या रिसिप्ट, तो ये आ जाएगा हमारा टीओएस, टाइम ऑफ सप्लाई। ये वाला एग्जांपल देखते हैं, चेंज इन रेट हुआ, यहाँ पे सप्लाई हुई, यहाँ पे इनवॉइस बना रेट चेंज होने के बाद और रिसिप्ट हुई पहले, तो व्हिचएवर इज लेटर सप्लाई बाद में, तो व्हिचएवर इज लेटर यानी कि इनवॉइस पे। बट अब इसमें एक बट है कि अगर इनवॉइस या रिसिप्ट दोनों रेट चेंज होने से पहले है तब टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे इस केस में हैंडल करा है किस तरीके से, अभी तक हमने जो दोनों केसेस करे वहां पे सप्लाई तो रेट चेंज होने के बाद है, बट एक चीज पहले थी एक चीज बाद में थी, रिसिप्ट बाद में थी, इनवॉइस पहले था रेट चेंज होने से पहले। यहाँ पे भी एक चीज पहले थी एक चीज बाद में थी, बट अब कह रहे हैं अगर दोनों इनवॉइस और रिसिप्ट रेट चेंज होने से पहले है और सप्लाई बाद में है, मतलब एक चीज तो बाद में है और दो चीज पहले है, तो इनवॉइस और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये नोटिफिकेशन 66/2017 जो हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो गुड्स के केस में हमें रिसिप्ट तो देखना ही नहीं, हमेशा इनवॉइस देखना है। तो गुड्स के केस में हमें पेमेंट की रिसिप्ट इग्नोर करनी है। तो इससे एक रूल पता चलता है कि ये वाला जो अभी हमने पढ़ा इट इज ओनली फॉर सर्विसेज, गुड्स को तो मैंने हटा दिया,
क्योंकि गुड्स के लिए हमेशा इनवॉइस वाला ही बन जाएगा, चाहे वो पहले हो बाद में हो, कुछ भी लेना देना नहीं, अर्लियर नहीं देखना, लेटर नहीं देखना, हमेशा देखना है इनवॉइस जिस दिन बना वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई है गुड्स के केस में, और इनवॉइस टाइम पे बन जाना चाहिए, या लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। तो गुड्स में तो हम इनवॉइस बेसिस देखेंगे। तो ये सब कुछ जो हमने पढ़ा मोस्टली सर्विसेज के लिए, ठीक है। अब इसको मैं एक सेकंड तरीके से समझाऊंगा, वो इजी है समझना। अभी तक जो मैंने इधर उधर करा, लेटर अर्लियर, उसमें इतना झंझट नहीं आएगा। लेट्स सी सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड एक बार समझने का ट्राई करते हैं, और ये इजी है। अब आप कहोगे ये इजी है तो पहले क्यों नहीं बताया? तो देखो, अगर पहले ही बताया था तो ये तुम्हें डिफिकल्ट लगता, पहला वाला तो समझ ही नहीं आता, और हो सकता है समझ ना भी आया पहले वाला, नो प्रॉब्लम, इससे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बहुत ईजी है। देखो, एक चीज़ तो हमें पता है कि जब भी हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं, ये या तो इनवॉइस बेस्ड होती है या फिर पेमेंट की रिसिप्ट बेस्ड होती है। अभी तक हमने पूरे चैप्टर में यही देखा, जहाँ पे इनवॉइस बना तो इनवॉइस या रिसिप्ट बेसिस है, नहीं बना तो इनवॉइस या फिर कंप्लीशन हो जाता है, बट मोस्टली इनवॉइस और रिसिप्ट है। कब सप्लाई हुई उस पर तो डिपेंड ही नहीं होता, सप्लाई पे डिपेंडेंट नहीं है, इनवॉइस या रिसिप्ट पे मोस्टली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब देखो, जब सर्ट यानी कि चेंज इन रेट ऑफ टैक्स की हम बात करते हैं, हमें 3 डेट्स हम निकालते हैं कि इनवॉइस कब बना, सप्लाई कब हुई, और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कब हो रही है। 3 चीज़ें अभी हमने देखी। रेट चेंज करने की डेट तो है ही, ये तो मेन चीज़ है, इसको तो हम बात नहीं कर रहे, बट 3 चीज़ें हमें ढूंढनी है कि इनवॉइस कब बना, सप्लाई कब हुई, और पेमेंट कब रिसीव हुई। अब अगर इन तीनों में से, यानी कि इनवॉइस, सप्लाई या पेमेंट रिसिप्ट, तीनों में से कोई भी 2 आइटम्स रेट चेंज होने से पहले आ रही है तो पुराना रेट लगेगा। कोई भी 2 आइटम, चाहे वो इनवॉइस सप्लाई हो, सप्लाई रिसिप्ट हो, इनवॉइस रिसिप्ट हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कोई भी 2 इवेंट अगर पहले हो रहे हैं तो ओल्ड रेट लगेगा, और अगर कोई भी 2 इवेंट बाद में हो रहे हैं तो नया रेट लग जाएगा। बस इतनी सी चीज़ है। इसको कैसे रखना है, कौन सा अब होगा कि इनवॉइस टाइम, अब ये एक चीज़ तो रहेगी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या इनवॉइस पे आएगा या रिसिप्ट पे आएगा, वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। बट कोई भी 2 इवेंट अगर पहले हुए तो ओल्ड रेट, बाद में हुए तो न्यू रेट, चेंज रेट के चेंज होने से पहले और बाद में, ठीक है। अब इसको माइंड में रख के एक बार जो ऊपर चार्ट था इसको फिर से समझते हैं। देखो, रेट चेंज यहाँ पे हुआ, इसमें से कोई भी 2 आइटम यहाँ पे आ रही है बाद में, तो नया रेट लगेगा। अब नया रेट कौन सा लगेगा, इनवॉइस या रिसिप्ट? टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस और रिसिप्ट पे आती है, सप्लाई पे तो आती नहीं। तो इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या होगा, सिर्फ अर्लियर याद रखना होगा, जो पहले लेटर बीच में मैंने पढ़ाया था वो याद ही नहीं करना पड़ेगा, कंफ्यूजन होती है उससे, इसलिए मैंने कहा ये ईजी है। देखो, एक एक एग्जाम्पल करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। रेट चेंज हुआ, कोई भी 2 आइटम बाद में है, तो रिसिप्ट इनवॉइस बाद में, तो रिसिप्ट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, तो रिसिप्ट पे आ जाएगा। देखो, रेट चेंज हुआ, 2 आइटम पहले है, तो एक तो ओल्ड रेट लगेगा। कौन सी आइटम है, सप्लाई या इनवॉइस? तो विच एवर इज अर्लियर ही आएगा। सप्लाई पे तो हमारी आती नहीं, इनवॉइस ही बचा, रेट हमें ओल्ड ही लेना है, तो इधर अर्लियर तो देखने की जरूरत ही नहीं, इनवॉइस पे ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें तो रेट यही लेना है, रिसिप्ट पे टाइम ऑफ सप्लाई निकाल नहीं सकते, क्योंकि न्यू रेट थोड़ा लेने का है। और सिमिलरली अगर रेट चेंज हुआ और 2 आइटम पहले है, इनवॉइस बाद में है, रिसिप्ट पहले है, तो रिसिप्ट पे ही आएगा, सप्लाई पे तो निकाल नहीं सकते। तो ये हो गया। इसी कंसेप्ट को यहाँ पे लगाते हैं। रेट चेंज हुआ, 2 आइटम बाद में है, 2 आइटम बाद में कौन सी है, सप्लाई और रिसिप्ट। सप्लाई और रिसिप्ट बाद में है तो रिसिप्ट भी आएगा, क्योंकि इनवॉइस, ओल्ड रेट तो ले नहीं सकते, ओल्ड रेट लेंगे तो इनवॉइस की टाइम ऑफ सप्लाई आएगी, तो लेना तो हमें नया ही रेट है, नया रेट रिसिप्ट पे आएगा, इसकी डेट लेंगे। रेट चेंज हुआ, 2 आइटम पहले है, इनवॉइस और रिसिप्ट। जब इनवॉइस और रिसिप्ट हो तब लड़ाई करनी है विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे अर्लियर आ गया। 2 चीज़ पहले है तो विच एवर इज अर्लियर, तो ओल्ड रेट लगेगा, नए पे तो जाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे 2 चीज़ बाद में है, इनवॉइस बाद में, तो इनवॉइस पे ही आएगा, तो यहाँ पे लेटर
कंसेप्ट तो लेटर वाला फॉलो हो रहा है, बट लेटर हमें याद नहीं रखना, हमें बस ये याद रखना है कि नया रेट लग रहा है, नए रेट में सप्लायर और इन्वॉइस के बीच में लड़ाई हो रही है, तो इन्वॉइस ही जीतेगा क्योंकि यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई है। ठीक है, दिस इज ईजी। बस जब क्वेश्चन आएगा हमें एक टाइमलाइन बनानी है, यहाँ पे चेंज इन रेट रखना है, देखना है कि कौन सी चीज़ पहले है कौन सी चीज़ बाद में है, जहाँ पे दो चीज़ हुई वो वाला रेट लगेगा। फिर दो चीज़ में से अगर सप्लाई और इन्वॉइस है तो इन्वॉइस ही आएगा, सप्लाई और रिसिप्ट है तो रिसिप्ट आएगा, अगर इन्वॉइस और रिसिप्ट है तो विच एवर इज अर्लियर आएगा। अब एक प्रोविजो इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो डेट ऑफ रिसिप्ट हमने सीखा था या तो बुक एंट्री होती है या जब बैंक में सप्लायर के आ जाए वो होती है, इन दोनों में से अर्लियर डेट, कि बुक में आ गया बैंक में आ गया, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे भी ये होता है, बट एक यहाँ पे डिफरेंस है। तो नॉर्मली डेट ऑफ पेमेंट इज दिस ओनली, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, बुक एंट्री और अर्लियर। बट चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के केस में ऐसा हो कि यहाँ पे रेट चेंज हुआ, बुक को एंट्री हमने कर दी पहले, ठीक है, जो बैंक का क्रेडिट है अगर वो विद इन 4 वर्किंग डेज आ गया बैंक में तो ठीक है, हम बुक एंट्री को ही रिसिप्ट की डेट मान लेंगे और पुराना रेट ही लगेगा। लेट से इसको ऐसे लेके चलते हैं, लेट से सप्लाई यहाँ पे हुई है रेट चेंज होने से पहले, यहाँ पे हमारी रिसिप्ट है और यहाँ पे हमारा इनवॉइस है, ठीक है। तो इस बेसिस से अगर हम देखें तो दो चीजें पहले है तो यहाँ पे ओल्ड रेट लगना चाहिए, और ये तब हुआ जब हमने कहा कि जो हमारी पेमेंट की जो डेट है वो यहाँ पे आ गई, बुक एंट्री को हमने मान ली। क्यों मानेंगे? अगर ये 4 दिन के अंदर सेटल हो जाए विद इन 4 वर्किंग डेज, बंद वाले दिन नहीं, 4 वर्किंग डेज लेने हैं। बट ऐसा हो कि 4 वर्किंग डेज में ना हुए, बुक एंट्री तो पहले हो ही गई, नॉर्मल केस में बुक एंट्री को मान लेते हैं विच एवर इज अर्लियर, बट 4 की जगह ये विद इन 5 डेज या 7 डेज बाद में हो रही है, 4 दिन के बाद, तो इस केस में इस बुक एंट्री को इग्नोर कर दिया जाएगा और रिसिप्ट हमारी आ जाएगी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, इसको हम मान लेंगे रिसिप्ट। तो रिसिप्ट यहाँ से हट गई, सिर्फ सप्लाई यहाँ पे है, दो आइटम्स यहाँ पे है, दो में से यहाँ पे फिर न्यू रेट लग जाएगा, फिर वो देख लेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा है, विच एवर इज अर्लियर, बट यहाँ पे ये फर्क आ जाएगा। तो अगर नॉट in 4 working days from change in rate of tax, then ignore book entry and bank credit is only considered, बैंक को ही हम देखेंगे, बुक एंट्री जाए ऐसी की तैसी कराने। तो ये एक प्रोविजो ध्यान में रखना है, ठीक है। विद दिस हमारा चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई खत्म होता है। एक वाउचर वाला पॉइंट है, उसका बस एक मैंने आपको सर्कुलर पढ़ाना है, 10 मिनट लग जाएंगे उसको या 5 मिनट लगेंगे, ट्राई करूंगा जल्दी हो जाए। कहाँ गया वाउचर? यहाँ पे मैंने कट करा था। देखो वाउचर के प्रिंसिपल्स अब ना खत्म हो गए क्योंकि वाउचर को अब सप्लाई ही नहीं मानते, ठीक है। तो पहले ये होता था जो यहाँ पे लिखा है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, बट क्यों इसको सप्लाई नहीं मानते वो पढ़ते हैं हम एक बार। देखो टाइम ऑफ सप्लाई की एक अमेंडमेंट थी वाउचर से रिलेटेड, यहाँ पे चार्ट्स बना रखे तो पूरा हम रीड नहीं करेंगे, बस फटाफट इसको समझ के खत्म करते हैं। एक बार मैं पहले का पढ़ा देता हूँ कि पहले होता क्या था, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। देखो पहले होता था कि अगर वाउचर है तो उसके केस में हम कहते थे कि टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा जिस दिन वाउचर इशू हुआ है, अगर हमें पता है कि उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, कि गुड्स और सर्विसेज आइडेंटिफाई हो रही है। अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो जिस दिन रिडम्पशन करेंगे, रिडीम करेंगे। दिक्कत आती थी यहाँ पे कि जब आइडेंटिफाई होता था तो उसी दिन को हम इशू डेट को ही वाउचर को हम मान लेते थे कि टाइम ऑफ सप्लाई है। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ इसे। लेट से एक कंपनी है रेमंड, ठीक है, ये कपड़े बनाती है, इसने अपना वाउचर निकाला मार्केट में कि तुम 1000 रुपए की शर्ट खरीद सकते हो, ठीक है, और स्पेसिफाई कर दिया रेड कलर की शर्ट। तो यानी कि हमें पता है कि क्या इसमें गुड्स मिलेंगे इस वाउचर के अगेंस्ट। तो जिस डेट पे ये वाउचर इशू करा उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई बना के गवर्नमेंट कहेगी कि ये 1000 रुपए पे हमें जीएसटी भर दो। ये चेक ही नहीं करेंगे कि कस्टमर ने इस वाउचर को रिडीम करा, हो सकता है रिडीम ही ना करे, बहुत बार होते हैं वाउचर्स एक्सपायर हो जाते हैं,
ठीक है। तो फिर भी इस पे टाइम ऑफ सप्लाई बना के इसको जीएसटी बना दिया, यहाँ पे दिक्कत आती थी। तो अब क्या करा गवर्नमेंट या कोर्ट ने, इस पे क्या थोड़ा सा रिसर्च करा और पता चला कि जो वाउचर्स है वो एक तरीके से कंसिडरेशन है। होता क्या है, अगर हम एक 5,000 की टी शर्ट खरीदते हैं, रेमंड की शर्ट खरीदते हैं रेड कलर वाली ही, तो इसमें से 1,000 रुपये माइनस हो जाते हैं वाउचर के, तो कस्टमर को 4,000 पे करने होते हैं, ठीक है। बट होता क्या था, पहले 1,000 रुपये पे गवर्नमेंट जीएसटी ले चुकी है, बट अब इधर गुड्स 5,000 के बेचे तो 5,000 पे फिर से जीएसटी आ जाता है। तो ये तो कंसिडरेशन है, 1,000 रुपये पैसों की जगह वाउचर दे दिया, एक तरीके से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स है। और ये दो तरीके के होते हैं, या तो आरबीआई इनको रेगुलेट करती है या नहीं करती। कुछ वाउचर्स हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट करती है, कुछ को नहीं करती। अगर रेगुलेट करती है तो दे आर एज गुड एज मनी, वो पैसा ही है, और मनी गुड्स और सर्विसेज होता नहीं, वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर है, तो इसलिए उस पर जीएसटी नहीं आएगा अगर वो आरबीआई रेगुलेटेड है। अगर आरबीआई रेगुलेटेड नहीं है तो ये एक्शनेबल क्लेम है, बट एक्शनेबल क्लेम है, बट ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स नहीं है। स्पेसिफाइड होते तो इस पर जीएसटी आ जाता, बट ये एक्शनेबल क्लेम्स एंट्री 6 वाले हैं जो शेड्यूल 3 की नेगेटिव लिस्ट है उसमें से है, तो ये गुड्स और सर्विसेज ये सप्लाई है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे भी जीएसटी नहीं आएगा। इस वजह से वाउचर को जब तोड़ा गया कि ये इसका फीचर क्या है, ये पैसा है, ये एक्शनेबल क्लेम है, तो इससे पता चला कि इस पर तो जीएसटी होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब कुछ इश्यूज है उसको समझते हैं वाउचर से रिलेटेड। लेट से पेटीएम एक प्लेटफॉर्म है, अपने कस्टमर को ये वाउचर बेच रहा है 10,000 रुपए का कि तुम इंडिगो की फ्लाइट बुक कर सकते हो, 10,000 रुपीज का वाउचर है, ठीक है। कस्टमर ने क्या करा, रिडीम कर लिया इस वाउचर को, 15,000 की फ्लाइट थी, 10,000 रुपए का वाउचर था और 5,000 रुपए पे कर दिए। ये तो चलो ठीक है, इस ट्रांजेक्शन पे हम ध्यान नहीं देते। कस्टमर ने ये वाउचर पेटीएम से खरीदा, 10,000 रुपए की फेस वैल्यू है इस वाउचर की। कितने में खरीदा, कस्टमर को तो 10,000 का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि जब इसने 15,000 की टिकट बुक करी, इसके 10,000 स्ट्रेट अवे माइनस हो गए और 5,000 रुपए ही इसने अपनी जेब से भरे, क्योंकि 10,000 का इसके पास वाउचर था। ये वाउचर इसने पेटीएम से खरीदा, पेटीएम को इसने कितने पे करे इस वाउचर को खरीदने के लिए, क्या 10,000 रुपये देगा, पागल है क्या जो 10,000 रुपये देगा। 10,000 रुपये देके 10,000 का ही वाउचर ले लिया, 10,000 का ही बेनिफिट है, तो स्ट्रेट अवे 15,000 की टिकट करा लेता, वाउचर क्यों खरीदेगा। हो सकता है ये वाउचर इसको 9,500 का मिला हो सकता है 9,000 का मिला हो, तभी तो इसको बेनिफिट है, ठीक है। पेटीएम ने सेल करी, पेटीएम सप्लायर है वाउचर का, कस्टमर रिसिपेंट है वाउचर का। पेटीएम ने इस वाउचर पे लेट से 9,500 का 9,000 का लिया, 9,000 रुपये लिए। इस 9,000 पे जीएसटी आना चाहिए कि नहीं, इस पे डिबेट थी, और पता चला कि नहीं आएगा। इस 9,000 पे कोई भी जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराना, बट कराना बनता है, इसने तो वाउचर बेचा। बट वाउचर इज मनी, अभी हमने डेफिनेशन देखी, वाउचर इज मनी, पैसा है ये, पैसा देके पैसा खरीदा। या वाउचर इज एक्शनेबल क्लेम, एसी, और वो भी स्पेसिफाइड नहीं है एक्शनेबल क्लेम, तो इस पे भी ये सप्लाई नहीं है। अगर ये इसको मनी माने तो ये गुड्स या सर्विसेज नहीं है, अगर ये इसको एक्शनेबल क्लेम माने तो ये सप्लाई ही नहीं है, तो इस पर जीएसटी आएगा ही नहीं इसकी लेन देन पे, तो इस 9,000 पे कोई जीएसटी नहीं मान सकती गवर्नमेंट, ठीक है। फाइनल जब यहाँ पे इंडिगो अपना बिल बनाएगी, 15,000 पे जीएसटी पे कर देगी गवर्नमेंट को। 10,000 का वाउचर रिडीम करा, 5,000 कैश में लिए, 10,000 के मनी की जगह 10,000 यहाँ पे वाउचर में लिया और 15,000 का जीएसटी दे देगी, तो ये इशू खत्म हुआ। भले ही यहाँ पे स्पेसिफाइड था कि इंडिगो की फ्लाइट खरीद सकते हैं 10,000 की, और पहले तो आता तो जब वाउचर इशू कर दिया तभी जीएसटी आ जाएगा, गवर्नमेंट कहेगी इस 9,000 पे जीएसटी दो, जीएसटी दो, जीएसटी दो, बट कहा ऐसी की तैसी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इशू 1 था, अब इसको हम रीड नहीं करेंगे, जो मैंने बताया वही है। इशू 2 समझते हैं, इसको भी हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे भी पेटीएम है, इसने कस्टमर को वाउचर भेजा 9,000 का, वो इंडिगो की फ्लाइट का, बट पेटीएम के पास वाउचर कहाँ से आया, इंडिगो कंपनी देगी, ये वाउचर इशूअर है, पेटीएम तो डिस्ट्रीब्यूटर है या डीलर है, ठीक है। तो हो सकता है इंडिगो ने 8,000 का वाउचर दिया पेटीएम को कि तू आगे मार्केट में बेच ले, मतलब पेटीएम ने इससे खरीदा, ये सप्लायर है, ये रिसिपेंट है, फिर पेटीएम सप्लायर है, कस्टमर रिसिपेंट है, समझे ना ट्रांजेक्शन। पेटीएम भी तो किसी से खरीदेगा इंडिगो का वाउचर, अपनी मर्जी से थोड़ा बेच सकता है। पेटीएम इंडिगो से खरीदेगा, 8,000 का खरीदा
9,000 का कस्टमर को बेचा, कस्टमर को तो 10,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। 9,000 देखिए, इंडिगो कह रही है चल 8,000 रुपये तुम्हारे पक्के हुए, हो सकता है कोई कस्टमर यूज़ करे ना करे, बट हमारी सेल तो पक्की हो रही है 8,000 की, वाउचर में वो बेनिफिट ही रहता है। ठीक है, पेटीएम की बात करें, पेटीएम को क्या हुआ, एक तो वाउचर मनी है, वाउचर एक्शनेबल क्लेम है, उस पर तो जीएसटी नहीं आएगा। पेटीएम, एक और चीज़ आएगा, पेटीएम का प्रॉफिट हुआ इसमें, उसने 9,000 का बेचा, 8,000 का उसका बाइंग प्राइस था, 1,000 रुपये का उसका मार्जिन आ गया, ट्रेडिंग मार्जिन, ट्रेड कर रहा है। क्या ट्रेड कर रहा है? वाउचर। तो गवर्नमेंट कहेगी 8,000 रुपये जीएसटी मत दे, 9,000 रुपये जीएसटी मत दे जो तूने कस्टमर से खरीदा, बट जो तेरा प्रॉफिट तूने कमाया इस ट्रांजेक्शन पे उस पर जीएसटी दे दे, कुछ तो दे हमें। तो इस पे भी जीएसटी देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि पेटीएम क्या ट्रेड कर रहा है? पेटीएम वाउचर ट्रेड कर रहा है। और वाउचर क्या है? वाउचर तो पैसा है, वाउचर तो एसी है, एक्शनेबल क्लेम, और ये तो ना ही गुड्स है, ना सप्लाई है, ना सर्विसेज है। तो ऐसी चीज को ट्रेड कर रहा है जो ना गुड्स है, ना सप्लाई है, ना सर्विस है, तो उसकी ट्रेडिंग में कोई जीएसटी नहीं बनेगा, क्योंकि जीएसटी इज ऑन सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, तो इस पे भी जीएसटी नहीं आएगा, पेटीएम जो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, एक चीज हो सकती है, जब कस्टमर ने 9,000 का वाउचर खरीदा, चाहे इस केस में चाहे पुराने केस पे, ठीक है, 9,000 का वाउचर खरीदा, पेटीएम अलग से अपनी एक प्लेटफॉर्म फीस, ये जो मीडिएटर फीस 2% चार्ज करता है, टिकट बुकिंग फीस जैसे लेता है मूवी टिकट्स की, वैसे ही ये वाउचर इशू की फीस लेगा, उस फीस पे तो जीएसटी आएगा, वो तो सर्विस है अलग से, वो वाउचर नहीं बेच रहा, वो तो फीस कलेक्ट कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की, अपना ऑनलाइन पोर्टल देने की, तो उस पर तो आएगा। यहाँ पे वाउचर की बात हो रही है। ठीक है, तो पेटीएम को इस पे नहीं देना होगा अपने प्रॉफिट पे कोई भी पैसा। यहाँ पे एक एरो है, और इस ट्रांजेक्शन को कहते हैं प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या, इंडिगो अलग से एक प्रिंसिपल है, यहाँ पे पेटीएम प्रिंसिपल है। पेटीएम ने इंडिगो से वाउचर परचेज करे हैं, इंडिगो ने ऐसा नहीं कहा कि तू मेरे बिहाफ पे एज अ एजेंट डिस्ट्रीब्यूट करे कस्टमर को, पेटीएम ने अपने ओनर बन गया इन वाउचर्स का। इसको मैं यहाँ से रीड कराता हूँ, इन सच केसेस डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जो पेटीएम है ओन्स द वाउचर्स, खरीद लिए उसने, परचेज करे है उसने, एंड ऑपरेट्स ऑटोनॉमसली, ऑटोनॉमस यानी कि इंडिपेंडेंटली पेटीएम अपनी मर्जी से प्राइस सेट कर सकता है कि उसको 9,000 का बेचे, 9,500 का बेचे, वाउचर वो 8,000 का खरीद चुका है। इंडिगो अब उस पर कुछ नहीं कह सकता कि तू इस तरीके का बेच, इस तरीके से प्रमोशन कर, इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर, मेरी सेल बढ़ेगी, इंडिगो कहेगा। पेटीएम कह रहा है मेरी मर्जी, मैं इसको 9,000 का बेचूं, मैं इसको 8,000 का खरीद के 8,500 का बेचूं, 9 का बेचूं, 9,999 का बेचूं, मेरी मर्जी, वो ऑटोनॉमस है, अपनी मर्जी का मालिक है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, दोनों के बीच में कोई एजेंट का रिलेशन नहीं है, प्रिंसिपल एजेंट का फुल कंट्रोल है पेटीएम का, इसलिए जीएसटी नहीं आएगा इसके इस चार्जेस पे जो इसने 1,000 रुपये कमाए। जीएसटी इज चार्जेबल on supply of goods or services. As the transaction in vouchers is neither supply of goods nor supply of services, therefore pure trading of vouchers in this case would not constitute supply, hence there would be no GST. But अगर ये एजेंट बन जाए इंडिगो का, देखो इंडिगो है प्रिंसिपल, पेटीएम है एजेंट, इंडिगो और इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या है कि इंडिगो कह रहा है पेटीएम को कि तू हमारे वाउचर्स की मार्केटिंग कर, प्रमोशन कर, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर, आगे मतलब कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर, 9,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर, बट पेटीएम ने अपफ्रंट इससे खरीदा नहीं, हो सकता है सप्लाई इंडिगो ही करे डायरेक्ट कस्टमर को, बट तू स्पॉन्सर कर, मार्केट कर, डिस्ट्रीब्यूट कर वाउचर्स को, कमीशन ले लियो हमारे लिए, हमसे कोई फीस ले लियो, कोई सर्विस चार्ज ले लियो, 10,000 का वाउचर है 5% ले लियो, अगर 10,000 के वाउचर इंटू में 10 वाउचर बेचेगा 1,00,000 रुपए, 1,00,000 का 5%, 5,000 हमसे कमीशन ले लियो, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा, तो इस कमीशन पे तो जीएसटी आएगा। तो इन सच केसेस जीएसटी वुड बी पेएबल बाय सच डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ वाउचर इशूअर, जो इंडिगो का इशूअर का एजेंट है, ऑन द कमीशन फी। ठीक है, तो चाहे वो मार्केटिंग की क्या कहते हैं सर्विसेज दे, प्रमोशन दे, को ब्रांड करे, एडवर्टाइज करे, किसी भी तरीके से उस कमीशन पे आ जाएगा। एक लास्ट केस देखते हैं,
देखो बहुत बार ऐसा होता है कि वाउचर्स कस्टमर रिडीम ही ना करे, खरीद लिए बट हो सकता है एक्सपायर हो जाए, होता है ऐसा। तो इसको क्या करेंगे, देखो इंडिगो ने वाउचर इशू करा, कस्टमर नॉट रिडीम वाउचर्स, बट इंडिगो ने हो सकता है ये डायरेक्ट कस्टमर को बेचा हो या पेटीएम के थ्रू भेजा हो, जैसे मर्जी। इंडिगो को तो 8,000 रुपये इस वाउचर के मिल चुके हैं। वाउचर भले ही 10,000 की फेस वैल्यू का था, इंडिगो ने 8,000 रुपये का ये बेच दिया कस्टमर को या पेटीएम के थ्रू बेच दिया, जैसे भी 8,000 रुपये इंडिगो की तो इनकम बन गई। तो बट कस्टमर ने रिडीम नहीं करा, वो एक्सपायर हो गया, तो इंडिगो अपनी इनकम तो रिकॉर्ड कर लेगा बुक्स में, बट एक क्वेश्चन उठता है, इज दिस इनकम अ कंसिडरेशन, क्या ये कंसिडरेशन है और इस पे जीएसटी आएगा? तो नो, आंसर इज नो, बिकॉज नो गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड, कंसिडरेशन होती है इन रिलेशन टू गुड्स या सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे ना कोई गुड्स दिए, इंडिगो ने अपनी फ्लाइट नहीं टिकट दी, तो कंसिडरेशन तो है नहीं, तो नो सप्लाई मीन्स नो कंसिडरेशन इन जीएसटी, कोई सप्लाई नहीं तो कोई कंसिडरेशन नहीं, तो इस पे भी जीएसटी नहीं आएगा इस इनकम पे, ये इनकम हो जाएगी इसकी बट जीएसटी नहीं आएगा। ऐसा मत सोचना इनकम हुई तो टैक्स भरेगा, इनकम टैक्स भरेगा बट जीएसटी नहीं आएगी। So the value of such unredeemed vouchers accounted for in the statement of income, इसका एक नाम है ब्रेकरेज। इन ऐसे वाउचर्स जो रिडीम नहीं करे उसको ब्रेकेज कहते हैं, कि ब्रेक हो गया, हो सकता है कुछ भी ब्रेक हो गया, तो उसको ब्रेक कहते हैं। कंसिडरेशन नहीं है ये किसी फॉरबियरेंस या इंड्यूसमेंट की, और तो कुछ नहीं है इसमें पढ़ने वाला। और हमारा ये चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई खत्म होता है। वाउचर की क्लैरिफिकेशन इसलिए पढ़ा दी कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए ना आए वो पता नहीं, बट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, विद दिस टाइम ऑफ सप्लाई हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इस मुझे कमेंट्स में बता दो, कमेंट्स में लिखो NOTES नोट्स, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मिल सकते हैं आपको नोट्स, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई पेमेंट करनी है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो बस कमेंट कर देना नोट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन में, तब तक के लिए लगे रहो पढ़ते वक्त पढ़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।